रानू चिड़िया की माँ ने अपने सर पर एक बड़ा डिब्बा रखा हुआ था और अपनी बेटी के घर आ रही थी। रानू चिड़िया की माँ चिड़िया के घर पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। माँ आप? अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। आए, अंदर आ जाए। रानू चिड़िया की माँ डिब्बा उठाती है और घर के अंदर आ जाती है। इतना बड़ा डिब्बा, इसमें क्या है माँ? रानू बेटी, ये हमारा बश्तीनी जोड़ा है। रानू चिड़िया की माँ डिब्बे में से लाल रंग का एक बहुत भारी जोड़ा निकालती है। रानू बेटी, ये मुझे तुम्हारी नानी ने दिया था और उनको उनकी माँ ने दिया था। ऐसे ही ये जोड़ा शुरू से ही हमारे यहाँ चलता हुआ आ रहा है और अब मैं ये तुम्हें देने आई हूँ। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, ये जोड़ा तुम अपनी बेटी को दे देना। माँ, ये तो बहुत भारी लग रहा है। हाँ रानो बेटी, इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मैंने तो बस एक बार पहना था, बहुत भारी था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ, अभी तो आप आई हैं, कुछ देर और बैठे ना। भानु जी भी आते ही होंगे, उनसे भी मिल लेना, फिर आप कल सुबह चली जाना। अच्छा ठीक है बेटी। रात हो जाती है, मानो चिड़ा घर आ जाता है। अरे माँ जी आई हैं। रानो, तुमने माँ जी के लिए कुछ बनाया नहीं, ऐसे ही बैठी हो? मानो जी, मैंने सारा भोजन बना लिया है, आप आ जाएं, हम मिलकर भोजन खाते हैं। फिर रानो चिड़िया भोजन लगाती है और वो सब मिलकर भोजन खाते हैं। सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया की माँ वापस अपने जंगल निकल जाती है। उल्लू की पत्नी गौरी कवि की पक्की सहेली थी। गौरी, तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारी सास नहीं है। मेरी सास तो मुझे ताने देती है, रोज कुछ ना कुछ नया सुना देती है। उल्लनी, अब क्या हुआ? कल मेरी सास ने अपने दोस्तों की दावत रख ली है और मेरे पास तो पहनने को कुछ नया नहीं है। सामने से रानू चिड़िया की माँ भी अपने जंगल वापस जाने को आ रही थी। ये तो रानो चिड़िया की माँ है, ये क्यों आई थी? अच्छा उल्लनी, अब मैं चलती हूँ। गौरी कवि जल्दी से उड़ती हुई रानू चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है और गौरी कवि घर के अंदर आ जाती है। रानो रानो, मैंने अभी देखा कि माँ जी जा रही थी, मुझे भी मिलवा देती माँ जी से। गौरी बहन, माँ जी मुझे हमारा पुश्तैनी जोड़ा देने आई थी और अब चली गई हैं। पुश्तैनी जोड़ा? वाह, मुझे भी दिखाओ तो। रानू चिड़िया कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है और वो डिब्बा निकाल कर ले आती है। ये देखें, ये हमारा पुश्तैनी जोड़ा है। गौरी बहन, माँ मुझे यही देने आई थी। अच्छा अच्छा रानो, अब मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम है मुझे। ठीक है गौरी बहन। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है और सीधी अपनी सहेली उल्लनी के घर पहुंच जाती है। उल्लनी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। उल्लनी, ये झाड़ू लगाना छोड़ और आकर मेरी बात गौर से सुन। उल्लनी गौरी कवि के पास आती है। बोलो गौरी, क्या बात है, जल्दी बताओ, घर के बहुत काम पड़े हैं अभी। तुम्हें अपनी कल की दावत के लिए जोड़ा चाहिए था ना? बताओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने घर के खर्च में से 500 रुपए बचा कर रखे हैं। मेरे पास बस वही 500 रुपए हैं। ठीक है, लाओ मुझे दो वो 500 रुपए। मैं तुम्हें बहुत भारी काम वाला सुंदर जोड़ा ला दूंगी। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ पैसे। उल्लनी जल्दी से अपने कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है, अलमारी में कपड़ों के नीचे से पैसे निकालती है और लाकर गौरी कवि को दे देती है। बस अब कल तुम्हें तुम्हारा जोड़ा मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। अच्छा गौरी, मेरी सास आने वाली है, तुम अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ। गौरी कवि पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और खुशी से उछलने लगती है। 500 500 500, मजे हैं मेरे तो। अब मैं उस रानू का जोड़ा चुरा लूंगी और ये 500 मेरे होंगे। अपने लिए नया आज का ट्रेंडिंग जोड़ा खरीदूंगी। रात होते ही गौरी कवि रानू चिड़िया के घर पहुंच जाती है। गौरी कवि चुपके से रानू चिड़िया के कमरे में घुस जाती है, उसकी अलमारी खोलती है। गौरी कवि रानू चिड़िया के जोड़े का डिब्बा
निकाल लेती है। गौरी कवि डिब्बा सर पर रखती है और रानू के घर से निकल आती है। सुबह हो जाती है। गौरी कवि डिब्बा उठाती है और उल्नी के घर पहुंच जाती है। ये लो सहेली, अपना जोड़ा संभालो और मुझे 100 रुपए और दे दो। लेकिन 100 रुपए किस चीज के? बहुत महंगा आया है ये जोड़ा, निकाल कर देख लो। अच्छा, ये लो 100 रुपए और जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरी सास आ जाए। शाम हो जाती है। उल्नी वो जोड़ा डिब्बे में से निकालती है। ये तो बहुत भारी जोड़ा है और कितना पुराना लग रहा है। वो कवि तो मुझे चूना लगा गई है। अगर आज की दावत में मैंने ये जोड़ा पहन लिया, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। उस कवि को तो मैं सुबह पूछूंगी। वो शाम गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। उल्नी जोड़े का डिब्बा उठाती है और कवि के घर पहुंच जाती है। ये पकड़ अपना डिब्बा और जोड़ा और मुझे मेरे 600 रुपए वापस कर, अभी के अभी वापस कर। ये लाल जोड़ा तो मैं नहीं पहन सकती, तुम ही पहन लेना। मैं क्या करूं इसका? अब पैसे वापस नहीं मिलेंगे तुझे। देख गौरी, आराम से दे दे, वरना मुझे और भी रास्ते आते हैं। उल्नी गौरी कवि को जोर जोर से चोंच मारने लगती है। देती हूँ, मैं 600 रुपए अभी देती हूँ, मुझे मारना बंद करो। गौरी कवि जल्दी से अपने पंख में से 400 रुपए निकाल लेती है। सहेली, ये 400 रुपए ले लो, बाकी के 200 मैं बहुत जल्द दे दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। 400 रुपए लेकर उल्नी वापस चली जाती है और गौरी रोने लग जाती है। अब मैं क्या करूं इस जोड़े का? रात को जाऊंगी और रानू चिड़िया के घर वापस रखाऊंगी, कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा मेरे सर में चोंच मार गई वो दुष्ट उल्नी। गौरी कवि फूट फूट कर रोने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल का राजा मिठू तोता था और कालू कौवा मिठू राजा का वजीर। और कौवे की नज़र हमेशा मिठू राजा के राजे पर थी। कालू कौवा किसी न किसी तरह राजा बनना चाहता था। एक दिन कालू कौवा मिठू राजा के शरबत में जहर मिला देता है। जहर वाला शरबत पीने से मिठू राजा मर जाता है। लाल तोता मिठू राजा का मंत्री था। वो कालू कौवे को देख लेता है, लेकिन कालू कौवा लाल तोते को जेल में बंद कर देता है और कालू कौवा राजा बन जाता है। सुनो पक्षियों, आज से मैं जंगल का राजा हूँ। क्या तुम सब मुझे राजा मानते हो? सभी पक्षी अपना सर झुका लेते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। सब जानते थे कि जिसने इनकारी की वो मारा जाएगा। मानेंगे क्यों नहीं, मानेंगे। जो नहीं मानेगा वो जान से जाएगा। मेरे पति कालू जी आज से जंगल के राजा हैं और मैं जंगल की रानी। सुन लिया सबने? रानू चिड़िया और उसका पति अपने खेत में काम कर रहे थे कि दो उल्लू सिपाही आते हैं। हमें कौवे राजा ने भेजा है, अपने अनाज के खेत में से 2 बोरी अनाज की दो। कौवे राजा ने नया टैक्स लगाया है। जो पक्षी भी खेती बाड़ी करता है उसे अपनी फसल में से आधी फसल राजा को देना होगी। लेकिन ये राजा जी का कैसा न्याय है? मेहनत हम करें और आधा हिस्सा राजा जी को दें। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले जंगल का राजा मिठू तोता था और अब कालू कौवा। जो राजा जी का दिल करेगा वही आप सबको करना होगा। उल्लू सिपाही चिड़िया के खेत से 2 बोरी अनाज की लेकर चले जाते हैं। चिड़िया और उसका पति देखते रह जाते हैं। पति जी, अब खेती बाड़ी के काम हम कैसे करेंगे? जो फसल होगी उसमें से आधी कालू कौवा राजा ले जाएगा। बाकी की आधी फसल से हम कैसे फसल का खर्च पूरा करेंगे और कैसे घर को चलाएंगे? अगर ऐसे ही रहा तो शायद कोई भी किसान अपने खेत में अनाज नहीं उगाएगा। उल्लू सिपाही, क्या चिड़िया के खेत से अनाज की 2 बोरियां ले आए हो? जी रानी, ले आए हैं। गौरी कवि अनाज की बोरी खोलती है और बोरी के ऊपर बैठकर जल्दी जल्दी से अनाज खाने लगती है। गौरी कवि ने पहली बार इतना ज्यादा अनाज देखा था। उसका तो दिल कर रहा था कि सारी बोरी ही अनाज की खा जाए,
सिपाही, जंगल के सारे पक्षियों को बता दो कि सभी पक्षी दिन में एक बार दाना खाया करेंगे और बाकी का दाना शाही महल में जमा करवाना होगा। जैसे आपका आदेश राजा जी। फिर उल्लू सिपाही पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के नए राजा कालू कव्वे राजा जी का आदेश है कि कोई भी पक्षी दिन में 2 बार दाना नहीं खाएगा। सभी दिन में एक बार दाना खाएंगे और बाकी का दाना शाही महल में जमा करवाना होगा। सुनो सुनो सुनो। ये कैसा न्याय है? हम मेहनत करते हैं, अनाज उगाते हैं और हम दिन में 2 बार खा भी नहीं सकते। मैं तो खेती बाड़ी के काम छोड़कर कोई और काम धंधा कर लूंगा या फिर किसी दूसरे राजा के राज्य में चला जाऊंगा। अब इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी दाना खा रही थी। उल्लू सिपाही छुपकर उसे देख रहा था। जैसे ही बुलबुल दूसरा दाना खाने लगती है तो उल्लू सिपाही जल्दी से वहां आ जाता है। मोटी बुलबुल, क्या तुझे नहीं पता राजा जी ने आदेश दिया है कि सभी पक्षी दिन में एक बार एक दाना खाएंगे और तू खा खा कर मोटी हो रही है। उल्लू सिपाही बुलबुल को पकड़कर कव्वे राजा के दरबार में ले जाते हैं। अपना पेट देखा है मोटी बुलबुल, क्या सारे जंगल का अनाज अकेली ही खा जाओगी? राजा और रानी, मैं मेहनत से कमा कर खाती हूँ, मैं किसी का चोरी करके नहीं खाती। आहिस्ता बोलो और कम बोलो, अगर ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। पता नहीं तुम जंगल के राजा और रानी के सामने खड़ी हो। जी जी, पता है, सब मालूम है। मोटी बुलबुल, इस बार तुझे छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा दिन में 2 बार खाने की कोशिश की तो सीधी जेल जाओगी, सुन लिया? ठीक है रानी कवि, मैं आज के बाद दिन में केवल एक बार एक दाना ही खाऊंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दे। बुलबुल बेचारी रोती हुई अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसा राजा हमें मिला है, हम पेट भरकर खा भी नहीं सकते। रानू चिड़िया, कबूतर, बुलबुल, मैना और बाकी पक्षी सब बहुत परेशान थे। जिस दिन से मिठू राजा ने मरने से पहले कालू कव्वे को जंगल का राजा बनाया, उस दिन से हमारी जिंदगी मुसीबत बन गई। ना खुलकर खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। लाल तोता, जो हमारे मिठू राजा का मंत्री था, वो कहाँ है? उसे कभी महल में नहीं देखा। मिठू राजा ने मरने से पहले हमारे साथ बहुत गलत किया, जो उस काले कव्वे को जंगल का राजा बना दिया। हर रोज शाम के बाद पक्षी एक जगह इकट्ठे होते और राजा की बुराइयों की बातें करते। एक दिन गोरी रानी जंगल घूमने निकलती है। उसे रानू चिड़िया के खेत में मीठे फलों का पेड़ दिखाई देता है। चिड़िया, ये मीठे फल आम पक्षी नहीं खा सकते। ये मीठे फल सिर्फ जंगल का राजा और रानी खा सकते हैं। शाम से पहले पहले अपने इस पेड़ से सारे मीठे फल तोड़कर हमारे पास ले आओ। जी रानी, जैसे आपका आदेश ऐसे ही होगा। गौरी कवि अपने सिपाहियों के साथ वहां से चली जाती है और रानू चिड़िया उस मीठे फल के पेड़ से सारे फल तोड़कर एक बोरी में डालती है। शाम के बाद रानू चिड़िया और उसका पति फलों की बोरी लेकर कव्वे राजा और कव्वी रानी के पास पहुंच जाते हैं। सिपाही किसी काम से बाहर गए हुए थे। राजा और रानी सो रहे थे। रानू चिड़िया महल में घूमती घूमती पिछली तरफ जाती है, जहाँ लाल तोता जेल में कैद था। लाल तोते, आप तो मिठू राजा के मंत्री थे, आपको जेल में किसने कैद कर दिया? चिड़िया, काले कौवे ने राजा को जहर देकर मार दिया। मैंने देख लिया था, इसलिए काले कौवे ने राजा बनने के चक्कर में मुझे जेल में बंद कर दिया। ये तो बहुत गलत किया कालू कौवे ने। इसका मतलब कालू कौवा हमारे जंगल का राजा नहीं है, वो तो पापी है। हमारे जंगल के राजा को जहर देकर मार दिया उसने। चिड़िया, मुझे यहाँ से आजाद करो ताकि मैं बाहर जाकर सबको बता सकूं और कौवों का असल चेहरा आम राया के सामने ला सकूं। रानू चिड़िया धीरे से लाल तोते को आजाद कर देती है। चिड़िया और चिड़िया का पति फलों की बोरी रखकर वहां से चले जाते हैं। सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं।
लाल तोता जंगल के सभी पक्षियों को काले कौवों की करतूत बताता है कि कैसे काले कौवे ने राजा को जहर देकर मारा और कैसे उसे जेल में कैद कर दिया। कौवा हमारा राजा नहीं है, हम उसे राजा नहीं मानते। हम उसका जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि हम समझते थे कि उसे मिठू राजा ने जंगल का राजा बनाया है। दोस्तों, जालिम कौवे अब नहीं बच सकते। हम सबको इकट्ठे होना होगा क्योंकि राजा की ताकत आम पक्षियों की ताकत से ही बनती है। और अब हम कालू कौवे और गोरी कौवे को जंगल का राजा और रानी नहीं मानते। चलो सब महल की तरफ चलो। लाल तोता जंगल के सभी पक्षियों को लेकर महल पहुंच जाता है। सभी पक्षी कौवे और कौवी पर हमला कर देते हैं। कौवों की खूब पिटाई होती है और पक्षी कौवे और कौवे की पूंछ और पंख तोड़कर उन्हें महल से बाहर फेंक देते हैं। उल्लू सिपाही भी हकीकत जान चुके थे। उल्लू सिपाही, इन सब पक्षियों को पकड़कर जेल में बंद कर दो। इन्होंने जंगल के राजा और रानी पर पंख उठाया है। जेल में बंद वो नहीं बल्कि आप दोनों होंगे। सिपाही दोनों कौवों को पकड़कर जेल में कैद कर देते हैं। सब मिलकर फैसला करते हैं और फिर रानो चिड़िया को जंगल की रानी बना देते हैं। ऐसे उस जंगल में अमन और शांति आ जाती है और काले कौवे अपने अंजाम को पहुंचते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।